फिर से विचार करने का किया आग्रह। सीमा पार से घुसपैठ पर रोक को लेकर दिया कड़ा संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर में शस्त्र पूजन पर कार्यक्रम का आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस देश में सामाजिक समरसता के निर्माण के लिए चला रहा है कई गतिविधियां। जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करने का किया आग्रह। सीमा पार से घुसपैठ पर रोक को लेकर दिया कड़ा संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। टीकाकरण अभियान ने 97 करोड़ 14 लाख का आंकड़ा किया पार। भारत के अक्टूबर में 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद। 30 से ज्यादा देशों ने दी भारत के कोरोना वैक्सीन को मान्यता। लेबनान की राजधानी बेरूत में शिया रैली के दौरान फायरिंग में 6 की मौत। पिछले साल बंदरगाह धमाके में प्रमुख जांचकर्ता को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन। और खेलों की दुनिया में आईपीएल की खिताबी जंग के लिए दुबई तैयार। आज 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की 3 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ंत। दोनों टीमें दूसरी बार फाइनल में आमने सामने। और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा के साथ जवानों के साथ मनाएंगे विजयादशमी। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विजयादशमी के पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से आज संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का लक्ष्य भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। पीएम ने भी कहा कि पिछले 7 सालों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है।
पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्प ले रहा है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ परिसर में दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। देश में रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करवाना सरकार का लक्ष्य है। साथियों, हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। तो कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत और ज़्यादा मजबूत हो, यही सरकार का लक्ष्य है और यही रणनीति है। और इसी के तहत आज रक्षा के क्षेत्र में देश को 7 नई कंपनियों की सौगात मिली है और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है और देश को 7 रक्षा कंपनियों की आज सौगात भी मिली है। अगर नज़र डालें कि किस तरीके से अब रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, देश को 7 रक्षा कंपनियों की सौगात मिली है। इसमें आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड कंपनी है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों के बड़े स्तर पर निर्माण होगा। इसके साथ ही एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी है। नई सुरक्षा प्रणालियों और शस्त्र का इसमें निर्माण होगा। ट्रूफ कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी है जिसमें अत्याधुनिक टेंट, ऊंचाई पर रहने के लिए जरूरी साजो सामान का निर्माण होगा। और इस खबर पर और बातचीत के लिए और संवाद के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव। तो रक्षा क्षेत्र को एक नई सौगात मिली है आज 7 कंपनियों के रूप में। कैसे हमारा रक्षा क्षेत्र और मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और मेक इन इंडिया की मिसाल भी बने, इसी की तमाम कोशिशें हैं और इसी के लिए आज नई 7 कंपनियां रक्षा क्षेत्र से जुड़ गई हैं ताकि साजो सामान बनेगा रक्षा के क्षेत्र में, भारत में ही बनेगा और मजबूती देगा हमारे रक्षा क्षेत्र को। सुधीर यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बहुत स्वागत है आपका। आज जो नई सौगात मिली है रक्षा क्षेत्र को, उससे और मजबूत बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है, खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की मिसाल को भी पेश करेगा। बिल्कुल जी, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही थी, करीब 2 दशक से ये कोशिश की जा रही थी, कई सरकारों ने इससे पहले भी कोशिश की, लेकिन एक बोल्ड स्टेप लेते हुए सरकार आगे बढ़ी है। जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है उसके बाद से 7 नई कंपनियां
बिल्कुल अस्तित्व में आई हैं और ये इनका स्वामित्व जो है वो 100% सरकार के पास है। ये अपने आप में एक बहुत ख़ास चीज़ है। रक्षा मंत्री ने भी अपनी तरफ से साफ तौर पर ये क्लियर किया कि जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सेवा शर्तें हैं या उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं सरकार उनका बखूबी ख्याल रखेगी। लेकिन इसके बाद से अगर रजनी हम समझें कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडिया का क्षेत्र है वो एक हब के तौर पर हमें वैश्विक रूप में आगे आने में मदद मिलेगी। बहुत एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार होगा और ये जो 7 कंपनियां हैं उनके ज़रिए OFB का जो रिस्ट्रक्चरिंग किया गया उसके बाद से एक बेहतर माहौल, कार्यशैली बहुत ज़्यादा बेहतरी से आगे बढ़ेगी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको लेकर आगे तेज़ी से बढ़ा जा सकेगा। क्योंकि अभी तक की जो प्रोसेस थी OFB की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो डिसीजन मेकिंग और जो दूसरी प्रोसेस थी उसमें डिले होता था, इसका पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको जो साजो सामान होता था उसमें जो देरी होती थी उसको लेकर सामना करना पड़ता था। तो ये सारी जो प्रोसेस है उससे एक खास फ़ायदा जो पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है उसको होगा कि कॉम्पिटिटिवनेस आगे बढ़ेगी, खासतौर पर जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको एक बेहतर साजो सामान मिल सकेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुधीर, पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में सैन्य क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में तमाम चुनौतियां बढ़ी हैं। हम देख रहे हैं कि सरहदों पर सरगर्मियां बढ़ी हैं और जैसा कि वैश्विक स्तर पर भारत अपनी छवि बदल रहा है, एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है, उस लिहाज से भी ये जो कंपनियां हैं एक नई भूमिका दे सकती हैं रक्षा के क्षेत्र को। बिल्कुल अजीत, देखिए जिस तरीके से वेस्टर्न सेक्टर और नॉर्दर्न सेक्टर पर लगातार चैलेंजेस भारत के सामने बढ़ रहे हैं उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो सेनाओं की ज़रूरतें हैं, ख़ासतौर पर अगर हम नॉर्दर्न सेक्टर की बात करें तो जो LAC पर भारत के जो भारतीय सेना का जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिहाज से अगर बात करें तो बहुत सारी ज़रूरतें भारतीय सेनाएँ की बढ़ी हैं। ठंड में कपड़े हैं, जूते हैं, आर्म एमुनिशन है, ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ी है। तो इन सब चीज़ों को आखिर किस तरीके से घरेलू स्तर पर पूरा किया जाए तो ये कंपनी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा चेंज हो। एक खास बात रजनी, यहाँ भी करीब क्या कहते हैं 65,000 करोड़ से ज़्यादा के जो ऑर्डर्स हैं इन 7 कंपनियों को पहले ही दिए गए हैं, जिससे कि जो अपना प्रोडक्शन है और जो अपनी चीज़ें हैं कैपेबिलिटीज़ को बहुत तेज़ी से रैंप अप करते हुए जो मार्केट लीडर्स बनने की तरफ ये कंपनियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो ये सारी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भारत बन सके। ना केवल हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी ट्राई सर्विसेज की ज़रूरतें पूरी करे, बल्कि जो हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी हम एक्सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ें। ये एक बहुत बेहतरी की तरफ कदम होगा। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि 2024 तक का जो हमारा लक्ष्य है वो 35 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ना केवल हम अपना जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी ट्राई सर्विसेज की ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भी एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़े, जिससे कि हमारा जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्तर का बन सके। बिल्कुल, और तकनीकी रूप से भी एक नया क्षेत्र खुलेगा, जैसा कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं या फिर वो जो तकनीक है जिससे सैनिकों को आसानी हो दुर्गम इलाकों में पहुंचने पर। इससे एक नया मोर्चा खुल रहा है भारत के भीतर भी उन तकनीकों और उन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए जो कुछ नया करना चाहते थे, चुनौतीपूर्ण करना चाहते थे। बिल्कुल अजीत, देखिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी ये बात कही, खास तौर पर इन कंपनियों से अपील की कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है उसमें ये कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़े और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इनोवेट करें, जिससे कि जो हमारे जो ट्रूप्स है, हमारे जो ट्राई सर्विसेज के जवान हैं उनको बेहतर तकनीक के साथ बेहतर जो साजो सामान है वो मिल सके। क्योंकि भविष्य में अगर हम बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट होंगे और ये ना केवल हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए बहुत बेहतर होगा, बल्कि अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से भी बात करें कि अगर हम इस एक्सपोर्ट को लेके वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं तो उसके लिहाज से भी बहुत बेहतरी की चीज़ रहेगी। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। ये 7 कंपनियां जो हैं ना केवल डोमेस्टिक जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उसको लीड करते हुए आगे बढ़ेंगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अगर बात करें, जिस तरह से स्टार्टअप्स की बात हो रही है, स्टार्टअप्स को लेकर सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उनको बहुत सहूलियतें दी जा रही हैं। तो जो स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजी होगी वो कंपनियां इनके साथ टाई अप करके आगे बढ़ सकती हैं और जो दोनों अगर हम करें कंपनियों के लिए और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बहुत विन विन सिचुएशन होगी कि उनकी टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर ये कंपनियां बहुत आगे लेकर जा सकेंगी, जिससे ना केवल डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा बल्कि कॉम्पिटिटिव स्तर पर अगर हम वर्ल्ड लेवल की भी बात करें तो वहाँ हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर जा सकेंगे।
बिल्कुल। और सुधीर, आज विजयादशमी का पर्व है। किसी भी सैनिक का सबसे बड़ा हौसला उसका साहस होता है, लेकिन जब उसके पास इतनी साजो सामान हो, आधुनिक सुविधाएं हो, तो कहीं ना कहीं उसके हौसले में और जान आती है, उसे और बल मिलता है। बिल्कुल अजी, देखिए विजयदशमी का त्यौहार अपने आप में विजय का त्यौहार मनाया जाता है और आज जो इस समारोह की शुरुआत हुई वो भी रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा के साथ की। जिस तरीके से पारंपरिक तौर पर विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा होती है, तो इस समारोह की शुरुआत भी शस्त्र पूजा के साथ हुई है। और ये एक तरह से संदेश देने के लिए है कि जो हमारे जवान हैं उनके लिए सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको बेहतर साजो सामान, बेहतर इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से उपलब्ध और मुहैया कराई जाएँ, जिससे कि जब वो हमारी सुरक्षा में तैनात हों तो उनके अंदर कहीं भी किसी तरह की कोई ऐसी भावना ना रहे कि अगर उनको किसी साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है, किसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार ये सारी चीज़ें मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आज की बात अगर करें ख़ासतौर पर रजनी, तो आज का जो ऐतिहासिक कदम है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत हमारे देश में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके जो अगर इसके परिणाम अगर हम बात करें तो कुछ समय में इसके एक बेहतर परिणाम आएंगे और जो हमारा ओवरऑल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है वो तेजी से आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल सुधीर, और बदलते वक्त में सेना की भी भूमिका बदली है और न केवल सरहदों पर वो सक्रिय, बल्कि देश के भीतर भी कोई आपदा का वक्त हो या कोई निर्माण कार्य हो, जैसा कि हमने कल सेला सुरंग के वक्त देखा कि बड़ी दुर्गम इलाकों में सेना के जवान जाकर निर्माण कार्यों में भी जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन दुर्गम इलाकों में भी अब निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी, साथ ही देश के भीतर भी सेना को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल अजीत, देखिए ओवरऑल इन कंपनी का पूरा जो इन कंपनियों को लाने का जो मकसद है वो यही है कि जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हमारे पास जो चीज़ है उनका अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से आगे किया जा सके, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो कंपनीज थी उनमें टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी थी और इसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स और जो आम एमुनेशन बनते थे उनको लेकर एक खतरा रहता था। क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं जो ट्राई सर्विसेज है उनकी तरफ से कुछ जो है कंप्लेंट्स वो की गई थी कि जो अप टू द मार्क जो आर्म एंड एमुनेशन है वो भारतीय सेना को नहीं मिल पा रहे हैं। अब जब ये कंपनियां बन जाएंगी तो जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है वो सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाएगी, चाहे हम सड़कें बनाने की बात करें, सीमावर्ती इलाकों की बात करें, या उनको वहाँ जो जवान हैं उनको बेहतर साजो सामान देने की बात करें, उनको आम एमिनेशन देने की बात करें, ये सारी चीज़ें उनको बेहतर आसानी से मिल सकेंगी। और ख़ास बात कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड मार्केट है उसके लिहाज से काफ़ी कम कीमत में मिल सकेंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ होंगी, क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको मार्केट भी मिलेगा और सरकार की भी कोशिश है कि जिस तरीके से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। तो ये पूरा उद्देश्य जो सरकार का है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री आगे बढ़ सके, उसी के लिहाज से ये जो सारी कोशिश है, कयावत है, वो की गई है। बिल्कुल, तो रक्षा क्षेत्र में कैसे भारत मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, उसी के लिए सारी कवायद, सारी रणनीति है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा मौजूद है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले वर्ष शुरू होगा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। ये छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद भी करता है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास के लिए मंच भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को कौशल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है।
गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल बताते हुए कहा कि ये हमें उन व्यक्तित्वों की याद करने की प्रेरणा देता है जिन्होंने जन चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानने की बेहद जरूरत है। भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने जनचेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। दशहरे के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर भागवत ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आरएसएस के विजयादशमी पथ संचलन का भी आयोजन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की सीमा सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी सीमा सुरक्षा जमीनी और तटीय दोनों को और अधिक चाक चौबंद करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा को और भी मजबूत करने की मांग की। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं। इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। हम जाएंगे और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो, हुआ तो भी वो कुछ न कर सके, ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा। मोहन भागवत ने अवैध घुसपैठ और एनआरसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने और एनआरसी का समर्थन किया। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमिकरित के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग हैं, वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का ये आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बल देते हुए कहा कि ये वक्त की मांग है। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या असंतुलन भी समस्या बन रहा है। देश में उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर इसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं।
सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। गृह मंत्री पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल का दौरा करेंगे। गृह मंत्री सेलुलर जेल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह पर्यटकों के लिए गो बस सेवा की शुरुआत भी करेंगे। गृह मंत्री अंडमान निकोबार के अपने दौरे के दौरान कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अहम दौरा है अंडमान निकोबार का गृह मंत्री का, क्या क्या वहां पर प्रमुख कार्यक्रम है गृह मंत्री के? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दौरा है रजनी, और जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो सेलुलर जेल में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है, जहां 4 बजे के बाद ये कार्यक्रम होगा और 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहेंगे। इस वक्त मैं सेलुलर जेल के बाहर जहाँ पर कार्यक्रम होना है वहाँ मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देखें, ये वही सेलुलर जेल है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को इसी जेल में रखा गया था अंग्रेजों के शासन के समय। यही ठीक सेलुलर जेल के सामने ये पूरा कार्यक्रम होना है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ जेल परिसर के अंदर भी जाएंगे, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे विनायक दामोदर सावरकर को। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर हम जानते हैं कि देश भर में जो कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर शहीदों को नमन किया जा रहा है और तमाम जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। उस सिलसिले में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि लंबे समय से ये कार्यक्रम एक तरह से प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराकर दरअसल आजादी का ऐलान किया था और सबसे पहले एक अंतरिम सरकार बनाई थी यही पोर्ट ब्लेयर में, वहां जाकर जो पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा है, गो सेवा, उसकी शुरुआत गृह मंत्री आज करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कल के भी कई कार्यक्रम है जिसमें वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करने वाले हैं, द्वीपों का दौरा भी करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाएंगे। बहुत एक तरह से कहें व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का। जी शैलेंद्र, निश्चित रूप से अंडमान निकोबार पर्यटन का केंद्र है, लेकिन वहां पर आजादी के, स्वतंत्रता के संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया था और इस अध्याय को, इस इतिहास को भी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को उससे परिचय कराना जरूरी है। कहीं ना कहीं गृह मंत्री का ये दौरा जो है उस मायने में भी अहम है। निश्चित तौर पर जब हम आजादी के अमृत महोत्सव में हम देख रहे हैं कि देश भर में जगह जगह पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाने में संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, वहां पर जाकर हम उन्हें याद कर रहे हैं और जो नई पीढ़ी है उसे बता रहे हैं कि किस तरह से देश को जो आजादी मिली थी उसमें कितना संघर्ष तमाम देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। और यहाँ पर जो भी पोर्ट ब्लेयर आता है, सबसे जो एक तरह से कहें अहम उसका लक्ष्य होता है कि वो सेलुलर जेल जरूर आए, यहाँ पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। विनायक दामोदर सावरकर समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के समय यहाँ पर रखा गया था और इस जेल की जो दीवारें हैं, इस जेल की जो कोठरियां हैं, वो ये बताती हैं कि कितनी यातना सही होगी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनको इस जेल में राजनीतिक कैदी के तौर पर या फिर रखा गया था और उस वक्त कितने कठोर
यातना उनको दी जाती थी। और हम जानते हैं कि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र का पानी था और इन कोठरियों में जो रोशनदान था वो भी बहुत ऊंचे लगाया गया, और इसके साथ ही साथ जिससे कि वो आसपास के जो कैदी हैं उनसे बात न कर सके। तो एक तरह से देखें कि यहाँ पर आकर ये स्मरण होता है कि कितना बलिदान दिया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, कितनी यातना झेली थी, तब हमें आजादी मिली है। जी निश्चित तौर पर। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री का अंडमान और निकोबार का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की इस बैठक में कोरोना टीकाकरण को तेज करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत मानता है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विश्वव्यापी टीकाकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कम आय वाले देशों और उन्नत देशों के टीकाकरण कवरेज में भारी अंतर चिंता का विषय है और वैक्सीन असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों और क्षमताओं के सिद्धांत को अपनाते हुए बहुपक्षीय दृष्टिकोण के साथ काम करने पर बल दिया है। सीतारमण ने विकासशील देशों के सामने किफायती फाइनेंसिंग की समस्या को पहचानने पर भी जोर दिया। IMF की इस अहम बैठक में वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारत में कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। IMF की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सालाना बैठक में 190 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। IMF की इस सालाना बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और नागपुर के दीक्षा भूमि में 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति समिति के अध्यक्ष आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान वंदना दी। इस मौके पर दीक्षा भूमि परिसर पंचशील ध्वज रोशनाई से जगमगा उठे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का मुख्य समारोह नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना का प्रभाव कम होने और राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थल शुरू करने की अनुमति देने से कुछ अनुयायी यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। अंबेडकर अनुयायियों के लिए दीक्षा भूमि के द्वार खोल दिए गए हैं। इस वर्ष बौद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि स्तूप के दर्शन कर सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वहां भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर विश्व के कई देशों और भारत के राज्यों से बौद्ध अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज नागपुर स्थित दीक्षा भूमि जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान वंदना दी। इस अवसर पर अठावले ने कहा कि 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसके पीछे का मुख्य कारण देश की एकता को बनाए रखना और दलितों के साथ हो रहा भेदभाव रोकना था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सपनों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी अब अम्बेडकरवादी और उनके अनुयायियों पर है। अठावले ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के नाते उनके मंत्रालय द्वारा दलितों को सरकार को योजनाओं का लाभ मिले, इस विषय पर उनका खास ध्यान रहेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है बाबा साहब का सपना पूरा करने की। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते काम कर रहा हूं और बाबा साहब का सपना पूरा करने की सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम सब अम्बेडकरवादी लोगों की है और इसीलिए बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब को जो अखंड भारत और एक संघ भारत, समतावादी भारत, मानवतावादी भारत खड़ा करने की उनकी मंशा थी, जातिवाद को खत्म करने की उनकी भावना थी। उसी जातिवाद को खत्म करने के लिए हमारी कोशिश जारी है और देश को एक रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। तो दीक्षा भूमि में आज बाबा साहेब को दिया जा रहा है सम्मान। और जानकारी के लिए और बातचीत के लिए शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय और समता की जो नींव रखी थी, वो नींव भारतीय लोकतंत्र में और मजबूत हो रही है और उसको मजबूत करने की और कोशिश की जानी चाहिए।
बिल्कुल, देखिए आज का दिन अगर देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है हम सभी अम्बेडकर अनुयायी के लिए और साथ ही साथ देश की जनता के लिए भी। हालांकि हर साल अगर देखा जाए तो 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यहाँ पर मनाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग दीक्षा भूमि आते हैं और ये वही भूमि है जहाँ पर 65 साल पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनके कुछ अनुयायी उनके साथ थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तब से लेकर आज तक हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। इस दिन खास तौर पर अगर देखा जाए इस दिन का महत्व काफी है। तो ऐसे में जिस प्रकार से देश को कहीं बांधने की एक मुहिम थी और साथ ही साथ दलितों का आवाज बनने की कोशिश यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। हालांकि आज के दिन की हम बात करें खास तौर पर तो आज के दिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हर साल यहाँ पर जो है लाखों में लोग आते हैं। कुछ नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। दरअसल ये मैदान इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि दीक्षा भूमि का ये मैदान है, सटा हुआ इलाका है यहाँ पर। ये मैदान यहाँ पे अमूमन जो अनुयायी से भरा हुआ होता है। हर दिन यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पर आते हैं। तकरीबन 3-4 दिनों तक ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहता है। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना संक्रमण है और इसीलिए जो सरकार है उन्होंने भी कुछ निर्बंध यहाँ पे रखे हुए। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए दीक्षा भूमि के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं या तो उनको टेस्ट जो एंटीजन टेस्ट है वो करनी होगी या फिर अगर उन्हें 2 डोसेस वैक्सीनेशन के लिए होंगे तो ही यहाँ पर दीक्षा भूमि में वो मानवंदना करने के लिए आ सकते हैं। ये प्रशासन द्वारा कहा गया है और इसीलिए उनके तहत तौबा इंतजाम प्रशासन ने किए गए हैं। नागपुर की बात करें तो नागपुर में तकरीबन हजारों से ज्यादा जो पुलिस बल इस वक्त जो है तैनात किया गया। साथ ही साथ लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े इसीलिए भी सरकार ने जो है यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए। हालांकि जैसे मैंने कहा था कि इस बार तादाद काफी कम है लोगों की। जो लोग नागपुर के आसपास रहते हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर इस वक्त जो है आ पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जिस प्रकार से हमने देख पा रहे हैं कि सरकार की ओर से जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं बात करें हम दलित लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए जो सरकार कार्यरत है इस पर भी जो है ध्यान दिया गया। और इसीलिए जब आज यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले आए थे उन्होंने भी आज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानवंदना यहाँ पर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा जो कार्य है दलित के उत्थानों का वो उनके जरिए जारी रहेगा और साथ ही साथ जो बाकी अन्य कार्य सरकार कर रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो आज न केवल बुद्ध जी के संदेश को बल्कि बाबा साहेब के संदेशों को भी अपनाने और सीखने का दिन है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं कोविड की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,391 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,03,678 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.43% है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हो रही है और देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण हो चुका है। और भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के बेहद नजदीक है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान सराहनीय है। और अब तक देश में 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। कल 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के विशेषज्ञ सलाहकारों के एक पैनल ने 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारी और वायरस से उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर डोज की सिफारिश पर मतदान किया। बूस्टर डोज के पक्ष में सभी 19 वोट पड़े। अगर FDA से मॉडर्ना की बूस्टर डोज को हरी झंडी मिल सकती है तो US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इस बारे में विशिष्ट सिफारिशें करेगा कि शॉट किसे मिलना चाहिए। इस बीच CDC सलाहकारों की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। FDA की टीके और संबंधित जैविक उत्पाद सलाहकार समिति ने गुरुवार को मॉडर्ना वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पर विचार करने के लिए एक बैठक की। आज समिति द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर भी विचार किया जाएगा। मॉडर्ना 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन वाले बूस्टर को अधिकृत करने की मांग कर रहा है, जिसमें नियमित खुराक की आधी ताकत है। वहीं फाइजर और बायोएनटेक समान तकनीक का उपयोग कर 30 माइक्रोग्राम के वैक्सीन शॉट बना रहे हैं।
और अमेरिका के 39 राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है और बिना टीकाकरण वाले लोगों की संख्या घटकर 6 करोड़ 60 लाख के करीब रह गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी देते हुए संघीय श्रमिकों और बड़ी कंपनियों के लिए वैक्सीन अनिवार्यता शुरू करने की अपनी योजना की प्रशंसा भी की। बाइडेन ने इस उपलब्धि के लिए अपनी पाथ आउट ऑफ द पैंडेमिक योजना और प्रशासन के टीके की आवश्यकताओं पर तत्काल जोर देने का श्रेय दिया। FDA सलाहकार समिति द्वारा मॉडर्ना बूस्टर खुराक पर डेटा की समीक्षा और इस पर चल रहे निरंतर कार्य की भी प्रशंसा की। हाल ही के महीनों में कई संस्थानों द्वारा वैक्सीन अनिवार्यता को अपनाने के बाद अमेरिका में कोविड टीकाकरण दर में 20% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। कोविड मामलों और इससे होने वाली मौत में कमी के बावजूद अमेरिका कोविड-19 से सबसे बुरी तरह प्रभावित राष्ट्र की सूची में सबसे ऊपर है। और लेबनान की राजधानी बेरूत में एक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर गोलीबारी में कम से कम 6 लेबनानी शिया मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को धुएं से घिरे सड़कों पर पत्थर फेंकते देखा गया। इस गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने कहा कि हमला उन प्रदर्शनकारियों पर था जो पिछले साल बेरूत में हुए विनाशकारी बंदरगाह विस्फोट की जांच कर रहे न्यायाधीश को हटाने की मांग को लेकर हिजबुल्लाह द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। इस विस्फोट में 200 से अधिक लोग मारे गए। सेना ने 1975-1990 के गृह युद्ध की यादों को ताजा करने वाले इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए टैंक और सैनिकों को तैनात किया। तायो ने इलाके में सेना को भारी तादाद में तैनात किया गया था और कहा गया है कि सड़क पर हथियार के साथ दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाए। और इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी को भी अपने हितों के लिए देश को बंधक बनाने की इजाजत नहीं देगी। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुवार को ही हिंसा देश के लिए दुखद है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रिमंडल देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए बातचीत से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आवश्यक वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने शांति का आह्वान किया और एक ट्वीट में घोषणा की कि हिंसा में मारे गए लोगों को आज सार्वजनिक शोक के रूप में आज ये दिवस मनाया जाएगा। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस, कई लोग बेघर। दादी, पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो, शुरुआत करो, करो। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और आप देखते हैं खेल जगत की खबरें गौरव के साथ। तो गौरव, आज आईपीएल में एक महामुकाबला, फाइनल मुकाबला है आज।
बिल्कुल रजनी, और इस मुकाबले पे सभी की नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल मुकाबला आज दुबई में खेला जाएगा। ये मैच 2 बार की IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आयोजित होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना तीसरा फाइनल खेलने जा रही है। इससे पहले उसने 2012 और 2014 में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और दोनों ही बार उसने खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं चेन्नई की टीम अपना 9वां फाइनल खेलने के लिए उतरेगी। चेन्नई ने इससे पहले साल 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 और 2019 के फाइनल में जगह बनाई थी। पिछले 8 फाइनल में से उसे 5 बार शिकस्त मिली है और 3 बार वो चैंपियन बनी। इन दोनों टीमों के बीच आपसी भिड़ंत की बात करें तो ये अब तक 25 बार एक दूसरे से टकरा चुकी हैं, जिसमें 16 बार चेन्नई ने तो 8 बार KKR ने जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं टेनिस की, जहां बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में दिमित्रोव ने ह्यूबर्ट हुरकास को 3-6, 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। वैसे दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला और हुरकास ने पहला सेट जीतकर जरूर दिमित्रोव पर दबाव बनाया, लेकिन बाद में दिमित्रोव ने शानदार खेल दिखाते हुए दूसरे और तीसरे सेट को जीत मुकाबले को अपना बना लिया। वहीं इंडियन वेल्स के दूसरे मुकाबले में ब्रिटेन के कैमरन नूरी ने इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना के डिएगो शॉर्ट्समैन को उन्होंने 6-0, 6-2 से मात दी। इस साल US ओपन का खिताब जीतने वाली ब्रिटेन की एमा रैडुकानु ने मॉस्को में आयोजित होने वाले क्रेमलिन कप से अपना नाम वापस ले लिया है। 18 साल की एमा ने US ओपन का खिताब जीतने के बाद से सिर्फ एक मुकाबला इंडियन वेल्स में खेला, जहां उन्हें बेलारूस की खिलाड़ी से सीधे सेट में हार मिली। हालांकि एमा इस सीजन में रोमानिया और ऑस्ट्रिया में खेलती हुई नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं केन्याई एथलीट की। केन्या की लंबी दूरी की धाविका एग्रेस टिरॉप वेस्टर्न की मौत के मामले में पुलिस का शक एग्रेस के पति पर है, जो कि फिलहाल वारदात के बाद से फरार चल रहा है। 25 साल की ये युवा एथलीट अपने ही घर में बुधवार को मृत पाई गई थी और उनके शरीर पर चाकू के घाव के कई निशान मिले थे। एग्नेस केन्या के स्टार एथलीट थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किए थे। अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर की, जहां फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर में ब्राजील का दबदबा जारी है। टीम ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में उरुग्वे की टीम को 4-1 से शिकस्त दी। ब्राजील की ओर से नेमार ने 10वें मिनट में, जबकि राफीना ने 18वें और 98वें मिनट में गोल किए। गैब्रियल बारबोसा ने 83वें मिनट में गोल किया। वहीं उरुग्वे की ओर से लुइस सुआरेज ने एकमात्र गोल खेल के 77वें मिनट में किया। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी रजनी के पास। धन्यवाद गौरव। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। पारंपरिक बांग्ला परिधान, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर लगा सिंदूर। आज ये नजारा था देवी के पंडाल में, जहां हर कोई अलग अंदाज में दिखा। आपने बंगाल में तो दुर्गा पूजा की धूम देखी है, लेकिन अब ऐसी ही धूम राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। आज मां दुर्गा की विदाई महोत्सव के तहत दिल्ली के मिंटो रोड स्थित काली मंदिर में सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा का विसर्जन हुआ। इस अवसर पर मौजूद महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मिंटो रोड पे मौजूद है। कोविड के कारण यहाँ पर कोविड नियमों का पालन करते हुए उतनी संख्या में लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं इस खास दिन के लिए। इनसे बात करते हैं कितना बड़ा इसको मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है महिलाओं के लिए। मैम, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? कोविड की वजह से थोड़ा सा कम सेलिब्रेशन है। हाँ, कोविड की वजह से कम तो है, लेकिन फिर भी बहुत हंसी, बहुत उमंग, बहुत ही जोश है, जिससे कैसे भी माहौल हो हम उसमें सेलिब्रेट ज़रूर कर लेते हैं। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि माता को खुशी खुशी लाकर खुशी खुशी विदा करें। आप देख सकते हैं हम सारे ही बहुत ही
उमंग के साथ ये प्रार्थना भी करते हैं कि सभी की मनोकामना पूरा हो। इस बार संख्या भले ही कम है लेकिन जोश कम नहीं है। सबको प्रोटोकॉल करके आना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसीलिए जोश तो है, थोड़ा गम भी है। अगले साल ठीक हो जाएगा, हम वही सोचते हैं, कामना करते हैं। हमारे साथ ये दुविधा थी कि हमें ये पूजा करना है और हमें ये रोकना भी है कोरोना का, तो इसीलिए हमने आकार छोटा किया है। बहुत खुशी है माता रानी की, सब यही दुआ करते हैं कि सबको सुख शांति दे फिर माता रानी। खुशी का पल है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने ये तमाम महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं क्योंकि ये खास पल होता है। ऐसे में सभी यही कामना करते हैं कि कोविड का दौर खत्म हो और एक बार फिर से आम जिंदगी पटरी पर लौटे। कैमरामैन आनंद के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और विजयदशमी का पर्व भी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। ये नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका आचरण सभी के लिए आज भी आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा आसुरी शक्तियों के अंत और सद्भाव को बढ़ावा देने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि लाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भी दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा, विजयादशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि असत्य, अधर्म, अन्याय, अंधकार और अज्ञान पर सत्य, धर्म, न्याय, प्रकाश और ज्ञान की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। तो आप सभी के दिल में उम्मीद के दिए जलें और साथ ही हमारे भीतर जो रावण मौजूद है हम उसका अंत करें। इसी संदेश के साथ आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। क्यों सरदार उधम कैरेक्टर को चूज किया? सिर्फ ये वाला क्रांतिकारी किरदार क्यों उठाया? कहीं से मुझे एक लगा कि सरदार उधम के बारे में फिल्म बननी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। और आप सच देखेंगे तो पंजाब के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। जिस तरह से मैं देखता हूँ ये लोगों के सामने पर्दे, मेरे को तो और कुछ आता नहीं है तो सिनेमा बना लेता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि इन पे सिनेमा बनना चाहिए। उधम सिंह का किरदार आपके पास आया, कैसे आपने अपने आप को स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट किया? मेरे लिए तो 3 महीने का ही प्रेप था, पर सुजीता और रोनी सर जो हैं वो 21 सालों से इसकी स्टडी करते आए हैं कि हम एक किरदार को समझें, उनकी सोच को समझें, उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या जिया था, और कहीं ना कहीं हर उस मोमेंट पे स्टोरी टेलिंग में जितनी सच्चाई से हम उसे रिक्रिएट कर सकें। ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी। ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ द शिप से वो सारी एफर्ट शुरू होती है।
सिंहराज अधाना कैसे देख रहे हैं अपने इस 2 मेडल को, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज? सिंहराज तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन एज ए शूटर खुश नहीं है। टोक्यो जाने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सभी पैरा एथलीट्स को और उनके परिवार को वार्तालाप करी और शुभकामना दी हमें खेलने के लिए, और एक मंत्र दिया कि कर्म प्रधान है, हमें मेडल की चिंता नहीं करनी है, मेडल अपने आप आ जाएगा। उसी की बदौलत हम सभी एथलीट्स वो कर पाए जो इतिहास में हमने अब तक नहीं किया था। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। हमारी आज की तेजस्विनी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती। सहानुभूति, सैक्रिफाइस और हार्डवर्क से भरा हो। इमरजेंसी ड्यूटीज हमारे काफ़ी लगते हैं, किसी का कोई टाइम नहीं होता है। हम घर पहुंचते थे, फिर तुरंत फ़ोन आता था, फिर वापस जाते थे। लेटे आए और चल के वापस जा रहे हैं, वो देखने में बहुत खुशी मिलती है। मैंने कार्डियक सर्जरी 3 डिकेड में जो देखा है, पहला डिकेड में जैसा होता था ऐसा सेकेंड डिकेड में नहीं हुआ, थर्ड में और भी चेंजेस आ गए। तो अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंजेस आ गए, टाइम कम होता गया। नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। कोरोना की जंग में सबसे बड़ी खबर यह है कि देश भर में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बस कुछ ही दिनों में, या यूं कहें अगले 2-4 दिनों में 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन बदलते मौसम के साथ परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को निर्देश जारी कर रहा है कि त्योहारों के समय कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि कोरोना से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा जा सके। ज़्यादा भीड़भाड़ से समस्या बढ़ सकती है। त्योहार और दूसरी ओर ठंड के सीजन में बढ़ता प्रदूषण भी दोहरी मार की तरह हो सकता है। ऐसे में क्या रखें सावधानियां, कैसे रखें अपने आप को सुरक्षित, इस पर बात करेंगे अपने डॉक्टर जो विशेषज्ञ हमारे साथ अभी शामिल होंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज कोविड के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,391 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या, कुल संख्या 2,03,678 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज किया गया है। तो साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.42% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो ये 1.43% है। देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टीकाकरण की, तो भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के बिल्कुल नज़दीक है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान सराहनीय है।
अब तक देश में 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। कल की अगर हम बात करें तो 30 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। और इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि अब तक 30 से अधिक देशों ने कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। जिन देशों ने मान्यता दी है उनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया शामिल हैं। इस सब के बीच विदेश सचिव ने उम्मीद जताई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जल्द ही भारत के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे देगा। As you know, this matter is before WHO. It is a technical process. It is not an administrative process. It's not a political process. It is a technical committee that evaluates the submissions made by Bharat Biotech, which manufactures Covaxin. They have asked some questions, and I believe some answers have been given. I am sure the approval of Covaxin from WHO will come at the soonest possible. और आइए अब हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पास चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सरीन जुड़ रहे हैं, प्रधान सलाहकार हैं राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान के। डॉक्टर जयंत दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान दिल्ली के। डॉक्टर आशीष भल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभारी हैं कोविड अस्पताल PGI चंडीगढ़ के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रोहित सरीन, आज विजयादशमी का टाइम है और करीब करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है जो हम ये जंग लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, जो कोविड या कोरोना रूपी रावण है उसको क्या जलाने का वक्त आ गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको दशहरा की मुबारकबाद देना चाहूँगा। हाँ, ये वो दिन है होता है, परंतु ये क्या कोरोना का भी दहन होगा ये कहना बड़ा कठिन है। क्योंकि इस अवसर पर हम देखते हैं अक्सर कि जो मार्केट प्लेसेस हैं, तो इलाके हैं जहां रामलीला होती है या जहां पे रावण दहन होता है, वहां पे भीड़ भड़क्का बहुत होता है, लोग मास्क बहुत हैं। और ये भी देखा गया है कि जो भी हम कोविड की रोकथाम के लिए वहां पे बहुत लापरवाही होती है। ना विशेष ढंग से हाथ धोए जाते हैं, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। मास्क जिन्होंने पहना भी होता है वो भी मास्क ढंग से नहीं पहना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत कठिन होगा कि हम कोविड का दहन भी कर पाएं। ठीक है डॉक्टर सरीन, आपकी बात हमें समझ में आ गई। थोड़ा सा आपका लग रहा है जहां पर आप बैठे हुए हैं थोड़ा सा वहां पर नेटवर्क की समस्या है, तो आवाज कट कट के आपकी आ रही है। हम आपके पास फिर आते हैं, हम डॉक्टर जयंत दास के पास चलेंगे, पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान दिल्ली के। डॉक्टर दास, जो आंकड़े आज हमारे पास हैं, करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, पहली लहर बीती, दूसरी लहर का अभी बिल्कुल अंतिम का दौर हम इसको कह सकते हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? वही सवाल आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि विजयादशमी का वक्त है, दशहरे का वक्त है, जो हमारे चिकित्सक वर्ग की, हमारी सरकार की, हमारे देश की जो जंग थी कोविड के खिलाफ, आज इस वक्त पे क्या कुछ आप कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले हमारी विजयादशमी और दशहरा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद यही करते हैं, जैसे आपने बताए हैं, कि हम यही चाहेंगे कि विजयादशमी के साथ, इस दशहरे के साथ, एक और हमारे जो दुश्मन ये कोविड जो है, कोविड-19, इसका भी खत्म हो। पर मैं डॉक्टर रोहित सरीन से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी एकदम इसी वक्त पे कहना बहुत मुश्किल है, और ये एक छूत की बीमारी है। और जब हमें पता है कि ये छूत कहाँ से हो रही है और कैसे आ रहे हैं, तो हमें हर तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। अभी भी हमें किसी चीज के लिए ढिलाई नहीं देनी चाहिए, हमें अपने आप को बचाना है। उसके लिए जो जो प्रयत्न, जैसे मास्क पहनना, जैसे भीड़ भाड़ से, इन सब चीजों की करना ही है। हमारी देश कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे आपने आंकड़े दिए हैं, हम बहुत जल्दी 100 करोड़
पहुंचने वाले हैं वैक्सीनेशन पे। बट एक चिंता की विषय अभी भी है कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 1 से नीचे नहीं आया है, जबकि ये भी एक अच्छी बात है, बट अभी भी इसमें से हमें जो चिंता वाली बात है उससे हम बाहर नहीं आए हैं। तो ये पॉजिटिविटी रेट 1 से नीचे आना बहुत जरूरी है और हमें इसके लिए अभी भी हर तरह से हमें अपने आप को बचा के रखना है। वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी, क्योंकि देखिए वैक्सीन एक अभी भी नई चीज है, बीमारी भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की वो जो गलत फहमियां भी इसके साथ साथ उभर के आ रही हैं। बट हमें जो इसके साथ सोचना चाहिए, हमें जिस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें अपने आप को अभी भी सतर्क रहना है, बचा के रखना है, क्योंकि एक चीज ये है, ठीक है, शायद वैक्सीन ठीक है, लेने से ठीक है। डॉक्टर दास हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। राम स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं सोनीपत हरियाणा से। राम स्वरूप जी अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 70 साल के करीब है जी। मेरे को सांस लेने में तकलीफ है। मैंने कोविड के दोनों इंजेक्शन लगवा लिए वैक्सीन, ठीक है जी। अब मैं सांस लेने में तकलीफ है, मैं नींबू लाइजर से वो एस्टालिन की कैप्सूल भी सुनता हूँ जी। मेरे सांस की तीव्रता ज्यादा बढ़ गई है, मेरे को क्या करना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर सरीन। आप देखिए, जो मैं एक तो मरीज हैं जिनको सांस की परेशानी है और इन्होंने कोविड के दोनों इंजेक्शन लगा लिए हैं, तो अब कोविड से प्रोटेक्शन काफी हद तक हो गया है और सीवियर डिजीज कम है, परंतु इनको बहुत एहतियात इस्तेमाल करना होगा। खासकर ये अगर इनको इन्फेक्शन हो जाती है तो इनके फेफड़े आगे ही कमजोर हैं, इनको सांस की बीमारी है जिसको हम COPD कहते हैं, तो इनमें जो ऑक्सीजन की कमी है वो ज्यादा होने संभावना रहेगी। आपको ये विशेषकर इन दिनों में बाहर नहीं जाना है, अगर किसी वजह से जाना पड़े तो मास्क, घर वापस आकर आपको अपने हाथ अच्छी तरह धोने हैं और कहीं भी जाते हैं तो वहां पे एक सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर देखना है कि कैसे हो पाए। अब तो इससे जाहिर है कि भीड़ भाड़ के इलाके में आप को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नजदीकी विशेषज्ञ के पास। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सरीन, आपकी बात ले सकते हैं। समझ में आ गई। राम स्वरूप जी, आपके फेफड़े जो हैं अभी भी कमजोर हैं, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपने कोविड की 2 वैक्सीन ली हुई है, तो आपको एक जो प्रतिरक्षा है कोविड से वो मिली हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ में जाएं, आप खुले में जाएं, आप मास्क लगा के ही बाहर जाएं। और साथ ही साथ अगर आपकी तकलीफ बढ़ती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, ये डॉक्टर रोहित सरीन का कहना है। और बाकी दर्शकों को भी हम बता दें कि हम लगातार अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आपको अगर कोई सवाल हमारे डॉक्टर से पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम डॉक्टर आशीष भल्ला के पास चलेंगे, प्रभारी हैं कोविड अस्पताल PGI चंडीगढ़ के। डॉक्टर भल्ला, 1.5 साल पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे? आंकड़े हमारे सामने हैं और क्योंकि आप कोविड अस्पताल के प्रभारी हैं, क्या कुछ आपका अनुभव कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दशहरे की सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और यहाँ पे एक मैं चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहूँगा जो पहले भी सबने कहा है कि त्योहारों के दिनों में हमें थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आपने जैसे सवाल पूछा कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है। पिछले साल आपको ख्याल होगा कि जब दशहरा दिवाली का टाइम आया था तो कोविड की पीक चल रही थी, हम सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे, तो उसके साथ होने वाली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जो नहीं आई थी उसको हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इस बार
हम देख रहे हैं कि सबके मास्क उतर गए हैं। कोविड का वैक्सीनेशन तो हमने बहुत अच्छा लगा लिया, कोविड से प्रोटेक्शन भी हो गई, कुछ हद तक सीवियर बीमारी नहीं होने के चांसेस अगर हमने डबल वैक्सीनेशन कर लिया। लेकिन हम फ्लू को भूल गए, हम डेंगू को भूल गए। आज की डेट में कोविड से ज्यादा हमें परेशानी दिख रही है डेंगू से या डेंगी से। बहुत सारी मौतें हो रही हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं। जो 2 साल से डेंगू का प्रकोप हमें नहीं दिखा वो इस बार दिख रहा है। जो पिछले साल हमें कॉमन फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं उसका जो प्रकोप हमें नहीं दिखा वो इस वक्त हमें इस साल दिख रहा है। तो अगर हम ये कहें कि आपने जैसे कहा कि कोविड का दहन हो गया, प्लीज इस भ्रम में मत रहिए कि कोविड कहीं चला जाएगा। कोविड कहीं नहीं जाने वाला, वो हमारे साथ ही रहने वाला है। उसकी हमारे अंदर उसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, हम वैक्सीनेट हो जाएंगे, हमारे अंदर उससे लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन कोविड वायरस खत्म होने वाला नहीं है, वो हमारे साथ ही रहने वाला है। शायद कम विरुलेंस होके उसकी विरुलेंस कम हो जाए, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाए, तो वो जैसे नॉर्मल फ्लू है वैसा ही एक वायरस बन के हमारे साथ रहने लग जाए। ये शायद हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, सालों। ठीक है डॉक्टर भल्ला, एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं राजेश। राजेश बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैं उधम सिंह नगर से बात कर रहा हूँ, किच्छा से। मेरा सवाल है कि आप कोई ऐसा मास्क बताएं जिसमें कोरोना का असर ना हो या कोरोना से हमें उससे प्रोटेक्शन मिल सके, विश्वास के साथ कोई ऐसा मास्क। ठीक है, आपको ऐसे मास्क के बारे में जानना है जिससे कि कोरोना से प्रोटेक्शन हो सके। हालांकि अभी डॉक्टर जयंत दास, क्या इनका आप सवाल का जवाब देंगे? जी, सवाल तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मास्क का मतलब हमारा जो है, हमें प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए है कि आसपास में जो लोग सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है हवा से, सांस से ये फैल रही है, तो उनकी वो जो मतलब कि जीवाणु है वो आपके अंदर ना आ पाए। सबसे बढ़िया तो है N95 या जो सर्जिकल मास्क है वो। पर ये मास्क आपको तब जरूरी है जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, किसी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के सेवाएं ले रहे हैं, तो उन जगहों पे जरूरत है, क्योंकि वहां पे इस तरह की बीमारी वाले लोग होने की जरूरत। पर बाकी जगह के लिए आप जो आजकल कपड़े के जो मास्क मिलता है, अगर वो भी पहने तो वो भी आपको मतलब की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पर सबसे बढ़िया तो यही रहता है कि N95 मास्क या जो सर्जिकल मास्क, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर भल्ला, अभी हम बात कर रहे थे, जो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात हम करें तो क्या कुछ आपको लगता है कितना ये डेवलप हो पाई है सोसाइटी में? जी, जो अभी के आंकड़े हैं, जो लास्ट सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट देश भर में अराउंड 70% के करीब सीरो पॉजिटिविटी बताई गई है। चंडीगढ़ में हम शायद थोड़े उससे आगे हैं। चंडीगढ़ में एडल्ट्स में हमें नियरली 85% के करीब एंटीबॉडीज लोगों में पाई गई हैं कोरोना के खिलाफ। और बच्चों में जिनमें वैक्सीन नहीं लगा है, ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो बच्चों में जिनमें अभी तक वैक्सीन नहीं लगने का कोई ऐसा लगाने का अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, उनमें भी 70% लोगों में 70% बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है। इसका ये मतलब है कि अराउंड 75 से 80% लोगों के बीच में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं हमारे देश में। तो अगर हम उसको 80% लगा के चलें कि हर्ड इम्यूनिटी, तो प्रोबेबली वहां तक हम पहुंच गए हैं। दूसरी चीज जो आपने बताई कि 100 करोड़ के करीब हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे वैक्सीनेशन से। कंबाइन दिस 70% सीरो पॉजिटिविटी विद नियरली 80% ऑफ वैक्सीन कवरेज, तो हमारी इम्यूनिटी काफी हद तक स्ट्रांग हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि जो हमारा वैक्सीन है वो हमें डिजीज, बीमारी से बचाता है, संक्रमण से नहीं।
अगर हमने वैक्सीन लगाया हुआ है तो भी हम कोविड से प्रभावित हो सकते हैं, हमारे नाक गले में कोविड के कीटाणु जा सकते हैं, हमें उसकी बीमारी नहीं होगी लेकिन हम किसी और को इसे पास ऑन कर सकते हैं। इम्यूनिटी होने का मतलब ये है कि हमें डिजीज, सीवियर बीमारी से कुछ हद तक निजात मिल सकती है, लेकिन संक्रमण अभी भी हमें हो सकता है, उसे हम आगे भी दे सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टीकाकरण पे बात करेंगे। डॉक्टर सरीन, भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वक्त चला रहा है और जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साह देने वाले आंकड़े हैं। अगले 2-3 दिन में हम 100 करोड़ के आंकड़े को छू जाएंगे और न सिर्फ भारत के बड़े शहरों में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये टीकाकरण का जो अभियान है भारत का, और साथ ही साथ जो नई वैक्सीन लगातार पाइपलाइन पे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोवैक्सीन अब बच्चों के लिए भी जो वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लगभग करीब वो पहुंच चुका है, उसको मंजूरी मिलने के लगभग करीब पहुंच चुका है पूरा का पूरा सिस्टम। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन प्रसाद सिंह हैं वैशाली बिहार से। अर्जुन, बताइए क्या सवाल है आपका? 6 अगस्त को मैंने पहला कोविशील्ड का पहले खुराक टीकाकरण कराया। अब दूसरा खुराक कब लेना है? 6 अगस्त को आपने कोविशील्ड का पहला टीका लगाया जी। ठीक है, डॉक्टर सरीन, इनको कब दूसरा खुराक इनको कब लेनी है? तो इंटरवल है 2 टीकों के बीच में। जहां तक कोविशील्ड की बात है तो वो 12 हफ्ते का हम मानते हैं, यानी कि 84 दिन। तो अगर आपने अगस्त के पहले हफ्ते में लगाया है तो फिर अब नवंबर के पहले हफ्ते में ही दोबारा। और भारत सरकार की तरफ से आपको मैसेज भी एक आता है कि भाई अब आपका समय आ गया है और अब आप अपना